Hello students, I am Dr. Nilesh Savan and I am back with a new lecture on the topic heredity and evolution. So in the previous video we have completed about how evolution occurred from a nebulous to the current state of the earth. हमने ये पूरा एक फास्ट इसमें हमने देखा कि इवोल्यूशन हुआ कैसे। पहले गैसेस की मदद से उनमें रिएक्शंस होके बायोमोलिक्यूल्स बने, बायोमोलिक्यूल्स मिलकर एक पहला काम चला, उस सेल बना, फिर उस सेल ने क्लोरोफिल डेवलप किया जिससे फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो गया, ओजोन बना, ओजोन से कैसे अर्थ कूल हो गए एंड फाइनली ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते गए एंड दिस अर्थ बिकेम अ प्लेस फॉर द लाइफ टू थ्राइव एंड फ्लरिश। ठीक है, ये हमने देखा। नाउ अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हम देख रहे हैं, अब इनका ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन कैसे है, मतलब पहले कौन सा जानवर इवॉल्व, मतलब जैसे हम बोलते हैं डायनासोर्स, जैसे हम बोलते हैं कि सपोज हम बोलते हैं क्रोकोडाइल्स डायनासोर्स के एरा के हैं या उधर से इवॉल्व हुए हैं, तो कैसे पता लगाया? ठीक है, अब डायनासोर के युग का कोई इंसान बचा है क्या? तो नहीं भाई। सो सिंपल सी बात है, उसको मतलब हमको कैसे पता चला कि भाई ये उस जमाने का है? सो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं, मतलब हम उन्हें डिस्कस करते हैं, कंपेयर करते हैं अलग अलग एनिमल। जैसे हम बोलते हैं कि मैन हैज, ठीक से देखो, हम बोलते हैं हम बंदरों से इवॉल्व हुए, बंदरों से इवॉल्व नहीं हुए, हम बंदरों के साथ इवॉल्व हुए। मतलब क्या? मतलब कोई बंदर इंसान में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये रियल फैक्ट है। मैन और एप मतलब मंकीज है, मंकीज में कैटेगरी अगर हम करते जाए तो एप और मैन ये अलग अलग इवॉल्व होना शुरू है। मतलब हम बोल सकते हैं मंकीज से ज्यादा हम एप्स मतलब चिंपैंजीज, गोरिल्ला, ओरंगुटैन्स, ये थोड़े एप कैटेगरी के आने वाले, मतलब हम बंदर नहीं बोलते, हम एप्स बोलते हैं। एंड बोल सकते हैं इनके साथ साथ इंसानों का भी इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जनरली तुमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा होमो इरेक्टस वगैरह वगैरह, ऐसे दूसरे नाम क्रो-मैग्नन, निएंडरथल वगैरह तुमने हम अभी भी पढ़ने वाले हैं। उसमें तुमने सुना होगा कि आज क्या कोई होमो इरेक्टस का स्पीशी का कोई मेंबर जिंदा है क्या? नहीं। उसके बाद निएंडरथल आया, दैट इज होमो निएंडरथल। क्या निएंडरथलिस का कोई स्पीशी जिंदा है क्या आज? नहीं। उसके बाद क्रो-मैग्नन आया, आज कोई जिंदा है क्या क्रो-मैग्नन का? नहीं, आज सिर्फ होमो सेपियंस सेपियंस है। मतलब जिससे हम इवॉल्व हुए वो दे हैव वैनिश्ड, दे हैव गॉट एक्सटिंक्ट। तो अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम बंदरों से इवॉल्व हुए हैं, तो बंदर भी एक्सटिंक्ट होने चाहिए, बट बंदर आज भी हमें मिलते हैं, काफी उनके भी स्पीशीज होते हैं, एप्स मिलते हैं। सो हम बंदरों से नहीं, हम बंदरों के साथ इवॉल्व हुए हैं। दिस इज अ मच बेटर व्हाट यू कैन से वे टू से इट। ठीक है, तो बंदरों से ऑब्वियसली फीचर्स थोड़े बहुत मिलते होंगे, एप्स से ज्यादा मिलते हैं बंदरों के मुकाबले, एप्स से ज्यादा फीचर्स हमारे मिलते हैं विद द एप्स, बट हम उनके साथ इवॉल्व हुए हैं, रादर हम उनसे इवॉल्व हुए हैं, ऐसा बोलने से अच्छा दिस विल बी द बेटर वर्ड फॉर दैट। सो ये कैसे पता चला? तो पहला हम देख रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, जिन्हें हम बुक में दिया नहीं है, बट हम इन्हें एनालॉगस ऑर्गन्स ऐसे नाम से भी जानते हैं। मतलब अगर हम दो तीन अलग अलग फ्रूट्स देखें, अलग अलग जानवर देखें, सो टेक्निकली स्पीकिंग इफ आई से लिजर्ड में भी देखो, सैलामेंडर एक लिजर्ड है बट वो एक एम्फीबियन है। रेगुलर घरेलू लिजर्ड देखो, वो एक रेप्टाइल है। मतलब अलग अलग क्लास के हैं बट फीचर्स मैच करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी वही है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तुम्हारे बुक में दिया है कि डॉग दिया है, देन फॉक्स दिया है और शीप दिया है। तुम अगर उनके चेहरे देखो, डॉग पपी का एक फोटो दिया है तुम्हारे टेक्स्ट में, तो उसका भी देखो नाक आगे की तरफ है, शीप का भी है, फॉक्स का भी है, आंखें सामने है दोनों, माउथ इधर है, दो कान है। ऑब्वियसली चेहरे की बनावट अलग है बट फीचर तो सेम है। तो एक्सटर्नली दिखने में, एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी दिखावा, ठीक है, बाहर से कैसे दिखते हो, सो वो दिखने में भले सिमिलर है बट इंटरनली उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी है। मतलब जिसे अपन कहते हैं ना, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज एक कीड़ा है, सपोज एक फ्लाई है, ठीक है, ये फ्लाई है अगर, सो उसके पंख है, सो ये अगर एक मॉथ है सपोज,
तो ये उसके पंख है सपोज। तो कीड़े के जो पंख होते हैं वो चिटिन से बने होते हैं, ठीक है, इनमें कोई हड्डियां नहीं होती, स्केलेटन नहीं होता, बट ये हम उसके विंग्स ही बोल रहे हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली ये विंग्स ही बोलेंगे हम, कीड़ों के पंख ही है ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं किसी बर्ड का ये ड्रॉ करूं, सो ऑब्वियसली बर्ड के केस में ये फेदर्स, मतलब इसमें हड्डियां भी है ऑब्वियसली, एंड इनके ऊपर तुम्हें फेदर्स भी मिलेंगे। देखो अगर मैं ड्रॉ करनी ही है तो सपोज, सो ये उस बर्ड के फेदर्स हैं। सो ये भी तो विंग्स ही है, ठीक है, ये भी तो विंग्स है। एंड रही बात चमगादड़ बैट्स की, ना बैट्स के जो एक्चुअली तुम्हें विंग्स नजर आते हैं वो एक्चुअली स्किन ही होती है, मतलब चमगादड़ में देखोगे ना तो वो स्किन ही है जो उसकी उंगलियों में स्ट्रेच की गई है, हम उसे पेटेजियम कहते हैं, हम उसे पेटेजियम कहते हैं उसके विंग्स को, बट हम नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में हम इसको भी विंग्स ही बोलते हैं। बट देखो यहाँ पे विंग्स चिटिन के बने हैं, अंदर कोई सिर्फ एक बोल सकते हैं ना कि एंडोस्केलेटन के नाम पे से हड्डियां वगैरह तो नहीं है, बट कुछ फाइबर्स है जो उसे मजबूती देते हैं। यहाँ पे लिटरली हड्डियां है, फेदर्स है, यहाँ पे फेदर्स नहीं है, हड्डियां और डायरेक्टली स्किन को ही, जैसे अब ये बड़ी सी उंगली है तो इनके बीच में स्किन को ही इलॉन्गेट स्ट्रेच हो गया है, एंड वही उसके पंखों का काम कर रहा है। तो है तो विंग्स, मतलब मॉर्फोलॉजिकली है विंग्स, बट इनकी बनावट अलग है। यू कैन से इट इज मेड अप ऑफ चिटिन, इट इज मेड अप ऑफ फेदर्स, एंड इन दिस केस स्किन, मतलब फेदर्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे सिर्फ स्किन है, यहाँ पे टिपिकल जैसे फेदर्स वाले विंग्स होते हैं वैसे नहीं होते इन केस ऑफ बैट। सो इसलिए हम उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, मतलब वो ऑर्गन्स जो दिखने में एक जैसे दिखने में सिमिलर है, मतलब विंग्स है, बट दे आर इंटरनली फॉर्म्ड डिफरेंट। इंटरनली जैसे इसमें स्केलेटन है, इसमें स्केलेटन, बट दिस इज मेड अप ऑफ स्किन स्ट्रेच, दिस इज मेड अप ऑफ फेदर्स, दिस इज मेड अप ऑफ चिटिन। सो बनावट, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल, बाहर से दिखने में सेम, इंटरनली बनावट जो उनकी है वो अलग अलग है, ऐसे वाले को हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं। तुमको बुक में फ्रूट्स के भी उन्होंने एग्जांपल दिए हैं, चीकू दिया है, लेमन दिया है, और एक फ्रूट दिया उन्होंने। सो अगर हम देखेंगे फ्रूट्स में दिखने में सब ऐसे ओवलिश है, चीकू है तो थोड़ा ओवलिश है, नींबू स्फेरिकली होता है बट थोड़ा सा वो इलोंगेटेड होता है, वैसा है। सो एक्सटर्नली सेम है, बट तुम अगर उन्हें कट करके देखो, लेमन में तुम्हें ऐसे पार्टीशंस मिलेंगे, चीकू में वैसे पार्टीशंस तो नहीं है, ठीक है। एप्पल में करोगे तो एप्पल का स्लाइस लोगे तो एप्पल का स्लाइस में तुम्हें सेंटर में यहाँ पे दो ऑब्वियसली क्या मिलेंगे, सीड्स मिलेंगे, उसके लिए जगह मिलेगी। सो बाहर से दिखने में तुम बोल सकते हो ना लगभग सिमिलर, कलर वगैरह थोड़ा फर्क मिलेगा, बट है तो हम फ्रूट्स ही बोलते हैं सबको, है तो सब फ्रूट्स ही, बट अगर कट करोगे यू कैन सी इंटरनली दे आर डिफरेंट, ठीक है। पेयर्स का शेप, पेयर सबको पता है एप्पल जैसा ही एक फ्रूट होता है, इसमें भी अगर सेंटर में देखोगे तो तुम्हें वैसे ही सीड्स मिलेंगे। तो ये एप्पल वगैरह है, तो ये दूसरे फ्रूट्स की बात कर रहा हूं मैं। सो सिंपल है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या, ऑर्गेनिजम्स which have a similar structure externally but internally it is made up of some different components, ऐसे वाले को मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अब इससे क्या साबित होता है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि देखो कीड़े मतलब आर्थ्रोपोड्स आते हैं, बर्ड्स ये मैमल है, तो अलग अलग मतलब एनिमल्स, एनिमेलिया के अलग अलग क्लासेस एक ही व्हाट यू कैन से विंग्स, सब में विंग्स है, तो ये एक ही एडेप्टेशन, एरियल एडेप्टेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो एनिमल किंगडम में अलग अलग स्ट्रैटा के, एक एव्स में है, एक मैमल्स में है, एक आर्थ्रोपोडा में है, अलग अलग क्लास के मेंबर्स, पर एक ही एडेप्टेशन के लिए वो डिजाइन है टू फ्लाई, एरियल एडेप्टेशन। ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, या हम इन्हें एनालॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं,
विंग्स, यहाँ पे वो एनालॉगस ऑर्गन है। जैसे फ्रूट्स के मामले में बोला, गोल दिखने में तो संतरा भी है, तुम कट करोगे संतरे में ऐसे तुम्हें मतलब उसके पीसेस मिलेंगे लाइक दिस, ठीक है, संतरे के पीसेस मिलेंगे। लेमन अगर देखो, लेमन में पीसेस नहीं है बट पार्टीशंस है, ठीक है, लेमन में पार्टीशंस है। यही अगर एप्पल का एक सर्कुलर कट करोगे तो सेंटर में सीड्स के लिए तुम्हें मिलेगा, ठीक है। मैंगो में तो कुछ नहीं, मैंगो थोड़ा सा शेप सबको पता है, बट उसका मैंने गोल स्लाइस कट किया, सेंटर में एक सीड के हिसाब से है। अब देखो, है तो एक्सटर्नली फ्रूट, सब गोल है, बाहर से दिखने में सबका स्लाइस गोल निकाला, बट इंटरनली उसका अरेंजमेंट अलग अलग है। इसी को हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं, इसी को मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे भी विंग्स एक्सटर्नली दिखने में विंग्स है बट उनकी बनावट अलग होती है। नेक्स्ट हम आते हैं एनाटॉमिकल में। एनाटॉमिकल में अब ये दिखने में अलग है बट इंटरनली सेम है। पहले वाला कैसा था, बाहर से दिखने में सेम है, इंटरनली अलग है। एनाटॉमिकल एविडेंस उल्टा है। जैसे इंसानी हाथ ले लो, तो इंसानी हाथ की अगर मैं बात करूं तो ये ह्यूमरस, तो ये अगर अपने हाथ की हड्डी है, ये रेडियस और अल्ना है, ठीक है। देन यहाँ पे कार्पल्स है, देन यहाँ पे मेटाकार्पल्स एंड फिर फाइनली उंगलियां, जो भी है अभी थोड़ा समझ जाओ। दिस इज थंब सपोज, सो दिस इज ह्यूमन हैंड। पर यही वेल का अगर मैं निकालूं, इंटरनली देखो तो वेल का ये ह्यूमरस है, ये रेडियस अल्ना है छोटे से, देन यहाँ पे जो कार्पल्स है वो बोन्स होते हैं, देन ये फिंगर्स अगर देखोगे वेल के कंपैरिजन में, तो इसलिए देखो वेल का जो फ्लिपर होता है जिसकी मदद से वेल तैरती है, ये उसका फ्लिपर है, ये अपना शोल्डर है, ये अपना फोरआर्म आएगा और ये उसकी स्किन है जो भी है। सो इस तरीके से अगर हम बात करें, सो ये इंसानी हाथ है, ठीक है। यही मैं अगर कौन है अपना बैट, जो अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, तो ये उसका रेडियस अल्ना एंड इसका रेडियस अल्ना थोड़ा अलग है, देन इसके कार्पल्स एंड देन इसके फिंगर्स देख सकते हो, 1 2 3, तो ऐसे छोटे, बाकी छोटे है इवॉल्व। तो होता क्या है, बैट का जो चमगादड़ का जो विंग है वो लगभग ऐसा दिखेगा। सो तुम देखोगे ना, इंटरनल बनावट सबकी सेम है। ह्यूमरस नाम की हड्डी सबको है, रेडियस अल्ना नाम की हड्डी सबको है, कार्पल्स सबको है, ठीक है, एंड ये बाद में फिंगर्स जो है वो सबको है। पर सबकी बनावट देखो, इंटरनली हड्डियां सेम, हाँ साइज में छोटी बड़ी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट बाहर से देखो कैसा दिखता है। एक हाथ है जो ये दिख रहा है, दूसरा डायरेक्टली एक फिन है, वेल का फिन सबने देखा है, तो ये फिन दिखता है, एंड ये तो डायरेक्ट विंग दिखता है। सो अब इंटरनली बनावट सबकी सेम है, हड्डियों के नाम भी सेम है तीनों जानवरों में, ठीक है, पर काम अलग है। इससे मैं हाथों से जो भी काम करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, चीजें हैंडल कर सकता हूँ, पेन पकड़ सकता हूँ, चॉक पकड़ सकता हूँ। ये तो तैरने के काम आता है, मतलब इफ दिस इज फॉर एक्वेटिक एडेप्टेशन, दिस इज फॉर एरियल एडेप्टेशन, ये तो उड़ने के लिए है, मैं मेरे हाथों की मदद से उड़ नहीं पाऊंगा। सो फॉर दैट रीजन अगर हम देखेंगे तो इंटरनली बनावट सेम है। हाँ वो अलग है कि हड्डियां किसी की लंबी है, छोटी है वगैरह, बट हड्डियां वही है, हड्डियां वही है। सो एनाटॉमिकल एविडेंसेस मतलब क्या, वो ऑर्गन्स जिनकी इंटरनल बनावट सेम है बट एक्सटर्नल अपीयरेंस अलग है, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस अलग है, हम उन्हें एनाटॉमिकल। अब ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखा रहे हैं। अब तुम अगर देखो ये सब मैमल है, पर एक मैमल एरियल के लिए अडेप्टेड है, एक मैमल एक्वेटिक के लिए अडेप्टेड और एक टेरेस्ट्रियल के लिए अडेप्टेड है। सो अब एक क्लास के मेंबर्स
अलग अलग एडेप्टेशन, सो दिस शोज इवोल्यूशन, दिस इज अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जबकि पहले वाला क्या था, अलग अलग कैटेगरी के थे बट वो एक ही कॉमन फीचर लिए हुए थे, सो दिस शोज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इससे पता चलता है कि ये मैमल्स अलग अलग हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं। अगर मैं घोड़े का पैर लूं, पैर या चारों पैर लूं, तो उनमें भी आगे के पैर की अगर बात करूं तो उनमें भी हड्डियां सेम है, वो अलग बात है, लेंथ इट में वेरी, लेंथ जो है वो वेरी करे। तो होप सो पहले दो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस सबको समझा है। ऐसे ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं, एंड जो यहाँ थे हम उन्हें एनालोगस ऑर्गन्स बोलते हैं, मतलब विंग्स ऑफ, जैसे मैंने बोला इंसेक्ट, विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग ऑफ बैट, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज के हैं बट फंक्शन वाइज वो सेम है। यहाँ पे फंक्शन अलग है बट बनावट सेम है, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो मैं नोट्स में मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा बेसिक डिफरेंस, ठीक है। सो होप सो दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। दैट इज फर्स्ट, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये बनावट में अलग है बट दिखते एक जैसे, मतलब विंग्स ये दिखते अलग अलग है बट इनकी बनावट सेम है। सो इन दिस वे ये दोनों डिफरेंसेस है। वेस्टिजियल ऑर्गन, नाउ ये वो ऑर्गन्स है जो किसी जमाने में हम में काम किया करते थे बट जैसे जैसे हम में इवोल्यूशन होते गए इस ऑर्गन की जरूरत ना के बराबर होने लगे, या कुछ कुछ केस में ये हार्मफुल भी था किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करो तो इसलिए ये क्या हो गए, आहिस्ता आहिस्ता नॉन फंक्शनल होना शुरू हो गए, ठीक है। मतलब जैसे अब पहले हम ह्यूमंस में ही देखते हैं, ह्यूमंस में कौन कौन से फिलहाल वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। तो सबसे पहला एग्जांपल जो दिया है वो है अपेंडिक्स। अब ये कैसा सिचुएशन के मुताबिक चेंज हुआ है। अपेंडिक्स क्या होता है, तो अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन है जहां शुरू होती है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आके लार्ज इंटेस्टाइन को मिलती है और यहाँ पे एक छोटा सा, हम इसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कीड़े जैसा एक छोटा सा वर्म जैसा, तो वैसा ये छोटा सा, अब ये हाईली रिड्यूस्ड है। अब एक्चुअली कैसा था, इंसान भी जब पहले इवॉल्व हुआ तो झाड़ पत्ती खाता होगा, रूट ट्यूबर्स खाता होगा, पकाए वगैरह, क्योंकि तभी जब इनिशियली जब इंसान इवॉल्व हुआ तो फायर डिस्कवर नहीं, मतलब फायर थी, बिजली वगैरह लगने से, बिजली गिरने से वगैरह जंगलों में आग लगा करती थी, बट इंसान को उसको डरता था उससे। ऑब्वियसली इवेंचुअली व्हेन ही स्टार्टेड टू कंट्रोल फायर, कैसे बनाता था, तो अब वो खाना पका के खाने लग गया। अब इसमें क्या होता था, खाना जब पकाते हैं तो जो भी खाना है, फूड है, वो पार्शियली डाइजेस्ट हो ही जाता है, मतलब वो डिसइंटीग्रेट तो हो ही जाता है, इंटरनली बॉन्ड्स टूटेंगे, केमिकल लेवल पे भी देखो तो उसके सिंपलर कंपाउंड्स बन चुके, तो पचाने को कम मेहनत लगती है कंपैरेटिवली पके हुए खाने की। तो इसी के कारण होने क्या लग गया, अपेंडिक्स का काम कम हो गया। आधे से ज्यादा काम तो पहले ही हमने पका के कर दिया है। अब जो बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो इतने कॉम्पिटेंट है कि उसको तो डाइजेस्ट कर ले, मतलब अपेंडिक्स तक आता है तो कुछ काम बचता ही नहीं है। तो इवेंचुअली इंसानों ने अपेंडिक्स का इस्तेमाल करना कम हो गया, एंड इसलिए वो श्रिंक होना शुरू हो गया। इसलिए आज भी अगर मैं अपेंडिक्स अभी भी ऑपरेशन करके निकालूं, बाकी ब्लड वेसल्स वगैरह ठीक से उसको अभी भी उसको ब्लड वेसल्स नर्व सप्लाई जाता है, उसको मैं ब्लॉक कर दूं एंड वो अपेंडिक्स निकाल लूं, कोई दिक्कत नहीं, वी कैन लिव अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ थ्रू आउट, ठीक है। सो अपेंडिक्स का काम क्यों कम हो गया, क्योंकि इंसानों ने खाना पकाकर खाना शुरू कर दिया, फिर इसलिए हुआ क्या, खाने के ऊपर ऑलरेडी प्रोसेसिंग हो चुकी है। हाँ बट एक चीज है, इंसान आज भी झाड़ पत्ती नहीं पचा सकते, मींस जो लीफी वेजिटेबल्स है वे एक्चुअली डोंट डाइजेस्ट इट। अब तुम बोलोगे फिर सर जब हम डाइजेस्ट करते नहीं तो फिर रोज रोज सब्जियां क्यों खाते हैं, रीजन यही है कि उसमें विटामिन होते हैं, बेसिकली विटामिन मिनरल्स से सब्जियों से हमें यही ज्यादातर मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, सब्जियों में जो कार्बोहाइड्रेट है वो है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को पचाने के लिए एक एंजाइम लगता है सेल्यूलेज, जो एक्चुअली अपेंडिक्स बनाता था अपने में, पर अपना ये वाला अपेंडिक्स काम करता ही नहीं, काम ही नहीं कर रहा है, मतलब सेल्यूलेज नहीं मतलब सेल्यूलोज का भी डाइजेशन नहीं, झाड़ पत्ती बोले तो सेल्यूलोज ही होगा। तो फिर खाते क्यों है, तो वही होता है जब हम ये सब खाते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फाइबर्स। सेल्यूलोज एक फाइब्रस प्रोटीन है, इससे पेट साफ होता है, तो ये डाइजेस्ट नहीं होते। फाइबर्स क्या करते हैं, अपने पूरे जीआईटी को क्लीन रखने का काम करते हैं। तो क्या होता है, इनके ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको फर्मेंट करते हैं, एंड इसी से मिनरल्स और विटामिन हम सब्जियों से निकाल लेते हैं।
तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में इनके ऊपर ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती, ज्यादा नहीं होती मैंने बोला, बट थोड़ी बहुत होती है, बट ज्यादा मैक्सिमम प्रोसेसिंग लार्ज इंटेस्टाइन्स में होता है। इसीलिए देखो हम गैसेस, पेट में गैसेस वगैरह, पेट में नहीं एक्चुअली इंटेस्टाइन्स में हम बोलना चाहेंगे, ज्यादातर गैसेस वगैरह बनते हैं नॉर्मली, वो इसी के कारण है। वेजिटेबल्स वगैरह जब ये फर्मेंट होगी दे विल प्रोड्यूस गैसेस एंड ऑब्वियसली सबको गैस इश्यूज होते ही है। सो खाना क्या खाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सब कैसे होगा। तो फिलहाल ये अपेंडिक्स इंसानों में काम नहीं कर रहा है, रीजन मैंने तुम्हें बताया, बिकॉज हमने खाना पकाकर खाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम ईयर मसल्स की बात करें, तुमने कुत्ते बिल्लियों को देखा रहेगा, अगर वो ऐसे इधर भी देख रहे पीछे आवाज हो गया वो मुंडी घुमाने का कष्ट नहीं करेंगे, कान ऐसा कर लेंगे, ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि कुछ सीरियस है तो मुंडी लेंगे। सो कुत्ते बिल्लियों में कैसा रहता है, दे कैन मूव द ईयर पिन, अपन ऐसे हिला सकते हैं कि नहीं, हाँ ये भी एक है, हमने जेनेटिक्स पढ़ा है ना, कुछ कुछ में होता है, कुछ लोग शायद क्या कर सकते हैं वो अपना कान हिला सकते हैं, बहुत रेयर है, सभी में नहीं मिलता, बट है कुछ कुछ में ये जीन अभी भी काम कर रहा है एंड वो वेस्टिजियल हो चुका है। मतलब जैसे अगर हम देखें हाथों से नहीं, ऐसे व्हीलिंग करके कान को हिलाने की एबिलिटी बहुत कम में है, तो वो ईयर मसल्स बिकॉज़ दे आर वेस्टिजियल। अब अपने कोई कान अपन मुंडी हिला लेते हैं, ठीक है, अपन पूरा सिर पूरी बॉडी ट्विस्ट कर लेंगे। एक फोर लेगेड एनिमल को पूरा शरीर घुमाने से अच्छा वो सोचता है कान ही पहले देखे, सिवियरिटी देखते उस स्टिमुलस की, इन द सेंस अर्जेंट है क्या, अगर नहीं तो कान सिर्फ पीछे घुमा कर देखेगा तो आगे बढ़ जाएगा। सो वो एक वेस्टिजियल है अपने में। एक और है, ये भी है जो लास्ट विजडम टूथ है, सबको पता है, दांत जो है अपने, अब मैं जस्ट एक अगर ड्रॉ करूं तो सामने इंसाइजर्स होते हैं, सॉरी सामने वाले, ये जो सामने वाले इंसाइजर्स हैं, तो ये इंसाइजर्स दो होंगे, फिर एक कैनाइन आता है, ठीक है, पॉइंटेड सा टीथ ये वाला, फिर होते हैं दो प्रीमोलर्स और होने चाहिए एक्चुअली 3 मोलर्स। सबको 2 तो आ जाते हैं, बट हर साइड से अगर हम बात करें, हर साइड से अगर हम बात करें तो ये 2 मोलर है एंड 3 मोलर्स होते हैं, ये प्रीमोलर, प्रीमोलर, ये कैनाइन, ये इंसाइजर्स, 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 वैसे इधर भी है कैनाइन, प्रीमोलर, प्रीमोलर, मोलर, मोलर, मोलर। यहाँ तक की जो डेंटिशन है, मतलब मैं एक साइड की बात करता हूँ पहले, नीचे भी सेम है, 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, 2 1 2 3, तो ऐसे करके गिनो तो ह्यूमन डेंटिशन कितनी आती है, 2 1 2 3, मतलब 2 5 8 हो गए, ठीक है, 2 1 2 3, ये 8, सॉरी 2 1 2 3, तो 8 4 जा 32, ऐसे 32 दांत होते हैं। पर इस 3 में का एक, इस 3 में का एक, इस 3 में का एक और इस 3, मतलब जो आखिरी मोलर्स है ना वो कई कई लोग आते नहीं, मतलब अगर तुम देखोगे मैक्सिमम लोग जो थोड़े शॉर्ट हाइटेड, चेहरा बड़ा नहीं होता, उनका 2 1 2 2 ही होता है, मतलब 7 7 4 जा 20, मतलब 28 दांत तो सबको है। अब हर कोपरे से ये जो लास्ट वाला है ये सभी को आएगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब किसी को शायद इन 4 मोलर्स में से किसी को एक ही है, तुम खुद काउंट करके देख सकते हो, अभी भी अपने दांत गिन सकते हो, 28 तो श्योरली मिलेंगे। किसी किसी को जनरली 16 17 इयर्स की जब हम होते हैं तो ये आने शुरू होते हैं, मतलब इसलिए हम उसे अक्कल दांत, विजडम टूथ जिसे हम कहते हैं, ये आते ही है 18 साल के बाद। किसी किसी को डायरेक्ट 30th ईयर में भी आ सकती है, मतलब ये जो लास्ट वाले मोलर्स हैं चारों साइड के 1 2 3 4, ये आए तो आएंगे, नहीं तो नहीं भी आ सकते। उम्र भर 28 दांत लेके घूमोगे, बहुत रेयर है जो अच्छे खासे हाइट स्टैचर के, बॉडी अच्छी खासी डेवलप्ड, बॉडी इन द सेंस स्केलेटन वाइज में बात कर रहा हूँ, चेहरा अच्छे से डेवलप है, जबड़े बड़े हैं, तो पूरे 32 दांत आते हैं, सभी को 32 दांत होते नहीं है। सो वो आखिरी वाला मोलर 3 होने चाहिए, 2 तो होते ही है सबको, आखिरी वाले में गड़बड़, तो वो वेस्टिजियल माना जाता है। सो विजडम टूथ ये इंसानों में है, बिकॉज मैंने पहले ही बताया ना, अभी ज्यादातर हम लोग खाना पका के ही खाते हैं। पहले जो अपने एप्स, मतलब जो अपने एंसेस्ट्रल एप लाइक
ह्यूमंस थे वो कच्चा मांस खाने के वगैरह, तो उनको चबाने के लिए ज्यादा लगता था, अभी अपने को नहीं लगता है उतना, ठीक है। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो एक दिया है उन्होंने, एक और है जिसे हम कहते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये भी इंसानों में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन मतलब देखो आंखों की तरह कैसे स्वेलिंग सा दिखता है, वो अपनी थर्ड आईलिड है, बट इंसानों में वो वेस्टिजियल, तुम बर्ड्स और एक्वेटिक एनिमल्स में देख सकते हो उन्हें थर्ड आईलिड होती है। अब अपन कौन सा रोज पानी में घुसते हैं तो कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वो अपने में वेस्टिजियल हो गई है। सो ये इंसानों में है। तुम अगर पाइथन्स, स्नेक्स का स्केलेटन देखो ना, तो उसका स्केलेटन अगर ऐसा है, ये सपोज उसकी हड्डियां हैं और ये उसकी रीढ़ की हड्डी है और ये उसके रिब्स है सपोज, तो तुम उसके लोअर साइड में ना छोटे से ऐसे वेस्टिजियल लेग्स देख सकते हो। मतलब सांपों को भी पैर थे पहले, बट ड्यूरिंग इवोल्यूशन क्या हो गया, दे लॉस्ट इट, बट स्केलेटन में उसके थोड़े से रेमिनेंट्स हमें आज भी देखने को मिलते हैं। तो वो भी एक, तो इन्हें हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, बिकॉज स्नेक्स ने एक दूसरा तरीका ऑफ लोकोमोशन, मतलब जो विद हेल्प ऑफ स्किन एंड मसल्स वो ये कर लेता है, तो उसको पैरों की जरूरत है, सो दो दैट गॉट रिड्यूस्ड, पर आज भी तुम्हें उसके स्केलेटन में तुम्हें ये देखने को मिलेगा। सो हम उन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। तो इससे समझ में आता है कि सांप पहले लिम्ब वाले रेप्टाइल से इवॉल्व हुए वाले हैं। नेक्स्ट पैलेंटोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो एक काम करता हूँ, पैलेंटोलॉजिकल और कनेक्टिंग लिंक्स ये थोड़े बड़े हैं, तो ये मैं अगले वीडियो में लेता हूँ। आज मैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ। नाउ व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या? एम्ब्रियो मतलब एक हैकल नाम के साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छा वर्ड दिया, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ये क्या है? ऑन्टोजेनी मतलब एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब जब अपन मेल अपना क्या बोलते हैं जाइगोट बनता है ना, जाइगोट अपन ऐसा बोलते हैं कि वो पूरा इवोल्यूशन का दौर रिलीव करता है। एम्ब्रियो, हर एम्ब्रियो, इंसानी एम्ब्रियो, तुम अगर एक इंसानी एम्ब्रियो, एक मंथ का एम्ब्रियो देखोगे तो दिखने में लगभग ऐसा है, मतलब उसको टेल है, ठीक है, उसको टेल है, उसको गिल्स है, मतलब मैं इंसानी एम्ब्रियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये उसकी आंखें हैं सपोज, तो इंसानी एम्ब्रियो को टेल है, गिल्स है। अब गिल्स ये एक एक्वेटिक एनिमल की, हम सबको पता है लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, सबसे पहली लाइफ पानी में आई थी, तो पहले वैसा था। तो फिर बाद में जब ये इवॉल्व होके इंसान बनता है, हमें पता है टेल नहीं होती, गिल्स बाद में मॉडिफाई होके लंग्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं एंड सो ऑन। पर अगर तुम एक महीने का एम्ब्रियो ऑफ ह्यूमन, देन एक एम्फीबियन, एक लिजर्ड का ले लो, फिश का ले लो, काऊ का ले लो, एलिफेंट का ले लो, और कोई भी नीचे के कोई भी एनिमल का ले सकते हो, लिजर्ड्स हो गए, टर्टल का ले लो, सबका फर्स्ट मंथ का अगर तुम देखोगे ना, फ्रॉग का ले लो एम्ब्रियो, सबका फर्स्ट मंथ का एम्ब्रियो एग्जैक्टली सिमिलर मिलता है। फर्स्ट मंथ या ऑफ दैट एम्ब्रियो इट लुक सिमिलर, मतलब फिर इवेंचुअली जैसे ये इंसानी है ना, तो फिर इसमें बाद में गिल्स लंग्स में बदलना शुरू होते हैं, टेल वैनिश हो जाती है, लेग्स आते हैं वगैरह वगैरह इस तरीके से। सो ऑन्टोजेनी मतलब क्या? एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है ये अपना पूरा इवोल्यूशन प्रोसेस से होकर गुजरता है। मतलब पहले एक्वेटिक के जो तुमने देखे थे कुछ एडेप्टेशंस वो थे, फिर रेप्टाइल जैसे या एम्फीबियन जैसी टेल थी, ऐसे करके ऐसा ऐसा फिर जो इंसानी जीनोम करंटली जो फीचर्स एक इंसानी डीएनए में है वो एक्टिव होने शुरू होते हैं, जो टेल थी वो इनएक्टिव है तो फिर वो वैनिश हो जाती है। इवेंचुअली 9 महीने के पीरियड में फिर एक इंसान जो आज जैसे दिखता है वैसा वो इवॉल्व होता है। सो वो हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस कि सबका ओरिजिन सेम हो रहा है, सिर्फ जो जैसे अभी एम्फीबियंस में टेल है तो उस एम्ब्रियो में टेल रह जाती है, ठीक है। इवन गाय भैंसों में टेल है तो टेल वैसी की वैसी रहेगी। सो एम्ब्रियोलॉजी भी हमें बताती है कि क्या बोल सकते हैं एक्वेटिक, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एप्स ये जैसे इवॉल्व हुए हैं ना, ये फीचर्स वैसे एम्ब्रियो में हमें नजर आते हैं कि ये पहले शायद एक्टिव रहे होंगे, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ये बाद में बंद हो गए। जैसे मैंने बताया टेल,
अपने एम्ब्रियो को भी टेल है, बट जब हम अडल्ट मतलब जब वो बच्चा पैदा होता है आफ्टर 9 मंथ्स, उसको तो टेल होती नहीं है। सो गिल्स ये भी नहीं होते। सो इस तरीके से अगर हम देखें एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस भी हमें इवोल्यूशन के बारे में बहुत सारी जानकारी बताता है। तो हमने आज के वीडियो में ये 4 एविडेंस देखे। ये थोड़े लेंथी टॉपिक्स है, इसलिए मैं ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगला वीडियो उसी का होगा एंड आई थिंक सो एक और वीडियो में ये लेसन अपना खत्म होगा, जिसमें हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, होप सो सबको ये लेक्चर समझा भी होगा और पसंद भी आया होगा। सो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू लेटर।